तो हम लोग अभी रिवाइज करेंगे एमओटी, डाइपोल मोमेंट, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चार पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे पी ब्लॉक का जो 16, 17, 18 है, ये सब खत्म करना है। चल स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम क्या जानते हैं? जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, वैसे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जब आप एटम से मॉलिक्यूल बनाएंगे तो आपको ऑल टुगेदर नए ऑर्बिटल्स बनाने होंगे, और जहां एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रह रहा था, वहां मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में हम सेम एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे थे। अच्छा, मिक्सिंग से थोड़ा सा अब हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के बारे में अपने को क्या पता है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव होता है। इलेक्ट्रॉन का वेव होता है, तो अगर इस तरह से मैं उसको बना दूं कि एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव इस तरह का है, और एक दूसरा ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव भी वैसा ही है, और अब मैं बोलूं कि इस वेव को इस वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेम फेज ओवरलैप। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद आ रहे हैं? और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो जो ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। जो वेव्स हैं, ऑर्बिटल ऐड होने का मतलब उसके अंदर के वेव्स ऐड हो जाएंगे, और जो नया वेव मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें ये दोनों का जो एम्पलीट्यूड था वो आपको ऐड होके मिलेगा, एंड इन द न्यू वेव द एम्पलीट्यूड विल बी साई ए प्लस साई बी। ऐसा जब होता है, जब ऑर्बिटल्स इस तरह से इंटरफेयर करते हैं, जब ऑर्बिटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन वेव इस तरह से इंटरफेयर करता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इलेक्ट्रॉन वेव्स के इंटरफेरेंस से, उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जस्ट दी ऑपोजिट, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास, एक सेकेंड, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेव है उस इलेक्ट्रॉन वेव का फेज ऑपोजिट है, जैसे यहां जो प्लस माइनस है और यहां वो माइनस प्लस है, मतलब ये दो ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं। अगर मैं इसको इस पे सुपर इम्पोज करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसके प्लस से कौन मिलेगा? इसका माइनस मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसी को कहते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप, ऑपोजिट फेज ओवरलैप। इसमें क्या होता है? इसमें वेव्स सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर यहां पे वेव का एम्पलीट्यूड साई ए है और यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड साई बी है, तो जो नया वेव बनता है उसमें एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। कितना हो जाता है? साई ए माइनस साई बी। इफ साई ए इज मोर देन साई बी, देन क्या हो जाता है? साई ए माइनस साई बी। इस तरह के ओवरलैप से, इस तरह के इंटरफेरेंस से जो नया वेव बनता है वो जिस ऑर्बिटल में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थोड़ा सोचें
तो कुछ इस तरह का आप सोच सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दो ऑर्बिटल, दो अलग अलग एटम के, तो कम से कम दो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। तो जब आप इंटरफेरेंस करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ता है, न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर एंटी बॉन्डिंग में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में घट जाता है, बाहर की साइड में बढ़ जाता है। तो इससे होता क्या है, इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होने लगता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो डेंसिटी बीच में आ गई उसको दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलता है और इस वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसका एनर्जी इज लेसर देन एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे इसको बनाया गया है। जबकि यहां पे क्योंकि रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसका एनर्जी ज्यादा होता है देन एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे इसको बनाया गया है। तो अगर मिक्सिंग की बात करें, मान लीजिए आपको, अगर मिक्सिंग की बात करें यहां पे, तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स किए तो उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो होगा उसका एनर्जी इससे कम होगा और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी इससे ज्यादा होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है। वीबीटी से मेन डिफरेंस ये है कि वीबीटी में हम एंटी बॉन्डिंग जैसे किसी सिनेरियो की बात ही नहीं करते थे, यहां पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। वीबीटी में हम लोग कहते थे कि सिर्फ जो पॉजिटिव ओवरलैप है वही होगा, नेगेटिव ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के मिक्सिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेन चीज है ना, जिसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वो है एनर्जी लेवल डायग्राम कह लो या एनर्जी लेवल ऑर्डर कह लो। और वो अपने को पता है कि दो तरह का होता है। एक होता है फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, या इसको बेटर आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपका एलिमेंट नाइट्रोजन तक है तो अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 या 14 से कम होगा। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स तक आप ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स तक मतलब हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक में जो भी आप डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना के या उसका कोई आयन बना के सोचना चाहते हैं तो यहां से सोचिए। और दूसरा है फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, मतलब नाइट्रोजन के आगे वाले जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन मेनली, क्योंकि हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक ही है। ये जो हम लोग एलिमेंट्स है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके इनके अंदर एनर्जी लेवल ऑर्डर याद रखते हैं। ये ऑर्डर में डिफरेंस क्यों आता है ये भी याद रखना है। इसमें डिफरेंस आता है, इसमें वही ऑर्डर आता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंस इसमें आता है। और वो क्यों आता है वो भी याद रखना है, ड्यू टू एसपी मिक्सिंग इसका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। पहले इसके ऑर्डर की बात करते हैं। इसका ऑर्डर आपको याद ही है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz।
ये ऑर्डर आता है फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 14 और इक्वल टू 14 में डिफरेंट ऑर्डर आता है। इनफैक्ट ये 14 से मत याद कीजिए, उससे बेटर याद होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से। क्योंकि क्या होगा कि आपके पास मान लो N2 माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो 15 हो गए, लेकिन आपको ऑर्डर नाइट्रोजन वाला ही लगाना है। और मान लीजिए आपके पास O2 प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन वापस से, आप देख रहे हो नहीं O2 प्लस में तो फिर भी ठीक है। मान लो आपको आ गया O2 2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 14, तो 14 में तो ये लगना चाहिए, नहीं लगता, यही वाला ऑर्डर है। तो ध्यान रखिए, एलिमेंट से याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटर रहेगा, एलिमेंट से याद रखिए। इसमें ऑर्डर क्या आ जाता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद इसमें पाई पहले आता है सिग्मा के, याद रखना है, पाई पहले आता है सिग्मा के। पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2pz। ये दोनों का अलग अलग ऑर्डर याद रखना है। मैं आपको इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखा देता हूं और उसमें क्या डिफरेंस आएगा उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर species having more than 14 electron। जैसे F2 का बनाते हैं, एडवांस में भी आया था। तो फ्लोरीन का दो एटम ले लीजिए, बीच में मॉलिक्यूल बना लीजिए, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा इसका 1s, यहां आ जाएगा इसका 2s, यहां आ जाएगा इसका 2p। सिमिलरली यहीं आ जाएगा इसका 1s, एनर्जी एक्सिस ये वाला है हमारा, यहां आ जाएगा इसका 2s और यहां आ जाएगा इसका 2p। अब जब आप मिक्स करेंगे तो आपको पता है दो 1s जब मिक्स होगा तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग का एनर्जी इससे कम और एंटी बॉन्डिंग का इससे ज्यादा। बॉन्डिंग को सिग्मा 1s बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। जब दो 2s मिक्स होगा तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग का एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग का एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी, इस तरह से बना सकते हैं। जब आप 2p को मिक्स करने गए तो अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा इसको वीबीटी से रिलेट करके सोचना होगा। वीबीटी में पढ़ा था कि जब ऐसे दो साइड से 2p के तीनों ऑर्बिटल अगर चले आए तो हेड ऑन तो एक ही पेयर कर सकता है, बाकी दोनों पेयर को क्या करना पड़ता है, साइड रेस करना पड़ता है। मतलब अगर तीन तीन पी ऑर्बिटल में मिक्स कर रहा हूं तो हेड ऑन इसमें से एक एक ही कर पाएगा, बाकी दोनों क्या करेगा, साइड रेस करेगा। तो एक एक को आप इसमें से उठा लीजिए, एक एक को आप इसमें से उठा लीजिए। इससे क्या होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा आप ये बनाइए, बताइए कि सिग्मा जो है वो स्ट्रांग होगा या पाई स्ट्रांग होगा। सिग्मा स्ट्रांग होता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देखिए, तो अगर आपके पास एक ऑर्बिटल यहां और एक ऑर्बिटल यहां का आप मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, दो ऑर्बिटल को मिक्स कीजिएगा तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही मिलेगा। अब अगर इनसे मुझे सिग्मा बनाना है तो मुझे क्या पता है कि सिग्मा का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यानी सिग्मा का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, यानी सिग्मा का एनर्जी कम होगा। तो इसका जो बॉन्डिंग बनेगा ना वो पाई से नीचे बन गया। अब पंगा क्या है कि बॉन्डिंग जितना नीचे बनेगा, बॉन्डिंग जितना स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग उतना अनस्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग उतना ऊपर बनता है। तो जितना सिग्मा नीचे बना उतना सिग्मा स्टार ऊपर बनेगा। अब आपके पास बच गया दो पी ऑर्बिटल,
जिनसे पाई बॉन्ड बनना है, यहाँ भी 2p ऑर्बिटल जिससे पाई बॉन्ड बनना है। तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सिग्मा से कम होगा, यानी पाई बॉन्ड की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होगी। अच्छा, जो दोनों पाई बॉन्ड बनेंगे वो तो एक ही जैसे बनेंगे, तो सिग्मा से कम स्टेबल यानी सिग्मा से ज्यादा एनर्जी पे आप 2 पाई बना दीजिए, पाई 2px, पाई 2py। और सिमिलरली क्योंकि पाई थोड़ा नीचे आया है तो पाई स्टार भी थोड़ा ऊपर जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में भी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग थोड़ा नीचे आया है तो एंटी बॉन्डिंग भी थोड़ा ऊपर जाएगा। और इस तरह से आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाता है। इसमें आप चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग भी कर लीजिए। आपको पता है फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। यहाँ पे 9, वहां पे 9, मिला के 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें फिल कर दीजिए, तो 2 यहां फिल होगा, 2 यहां फिल होगा, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी वो सब कुछ फॉलो करते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो कर रहा था, जैसे कि हंस रूल, जैसे कि पाउली, जैसे कि आउफबाउ, वो सब यहां भी फॉलो होता है। जैसे कि अगर 2 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स आ गए तो पहले सिंगल सिंगल फिल करना है, फिर पेयरिंग करना है। 2 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल आ गए तो पहले सिंगल सिंगल फिल करना है, फिर पेयरिंग करना है। अगर अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, यही आपको ड्रॉ करना है। इसमें जो सबसे ऊपर में ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो पहला अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है इसको लूमो कहते हैं। लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर जो है ये तो लॉजिकल ऑर्डर है, बट ये किसका है? मोर देन 14 वालों का। जो लेस देन 14 होते हैं उसमें एसपी मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपको वो याद रख लेना है। ये भी याद रखना है कि अलग क्यों है, एसपी मिक्सिंग की वजह से अलग है। तो अगर सवाल में बोल दे, एक बार एडवांस में हो चुका है, मेंस में कॉपी कर सकता है कि एसपी मिक्सिंग नॉट वैलिड, जैसे ही बोल देगा एसपी मिक्सिंग नॉट वैलिड, ये ऑर्डर भूल जाइए। इसके लिए भी यही ऑर्डर अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो प्राइमरीली पहले आपको ऑर्डर ही याद करना पड़ेगा। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने में भी कोई खास बात नहीं है, वो भी हो जाए। सवाल किस तरह का फ्रेम करता है, तो उससे पहले पहले एलसीएओ कर लो, उसके बाद सवाल किस तरह का आता है उस पर आता है। अगला टॉपिक अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में क्या गिवन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगला टॉपिक यही गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, और एडवांस में भी इसका एक ही बार सवाल आया है, तो ये आ सकता है दोबारा भी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि बिना कोई मैथमेटिक्स को यूज किए हम कैसे समझ सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा दिखेगा, उसके बारे में ये बात करता है। तो 2-3 केसेस में आपको बना के दिखा देता हूं। पहले सिग्मा कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग वीबीटी में सिग्मा बॉन्ड कहते थे ना, जैसे हम लोग वीबीटी में सिग्मा बॉन्ड कहते थे, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हेड ऑन ओवरलैप कहते थे, वैसे ही बस यहाँ पे उस सिग्मा बॉन्ड की जगह सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वर्ड यूज करते हैं। वो हेड ऑन ओवरलैप की जगह हेड ऑन कॉम्बिनेशन, हेड ऑन मिक्सिंग वर्ड यूज करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, तो सिग्मा में हेड ऑन कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए पी और पी का करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक सेम फेज और एक ऑपोजिट फेज। दो यहां पे पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करूं तो यहां पे प्लस से प्लस मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी सेम फेज में मिलेगा
तो वो लोब्स एक्चुअली जुड़ जाता है और एक बन जाता है, और जो दूसरे लोब्स होते हैं जो नहीं मिले वो छोटे हो जाते हैं, उसमें डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसको आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा? तो ये न्यूक्लियस, अब इनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव ये मिल गया, बिल्कुल टॉफी जैसा बन जाता है। और ये जो बाहर वाले लोब्स थे जो नहीं मिले, ये छोटे लोब्स हो जाते हैं, ये ऐसे मिल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। सिमिलरली अगर यहां बात करें, यहां कैसा दिखेगा? तो यहां ऑपोजिट फेज है, ये मिलने वाला नहीं है। इस केस में क्या होगा, ना ये मिलेगा और ऊपर से इसमें डेंसिटी बीच में कम हो जाएगी, साइड में डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसमें डेंसिटी बीच में कम हो जाएगी, साइड में डेंसिटी बढ़ जाएगी। बीच में डेंसिटी कम हो जाएगी, साइड में बढ़ जाएगी। और बाकी आप अपना न्यूक्लियस वगैरह का जैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं वैसे कर सकते हैं। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ही सेंटर है, क्योंकि वो एक एटम का है तो उसका एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का होता है तो वो पॉलीसेंट्रिक होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसे मोनोसेंट्रिक नहीं होता है। ठीक है, फेजेस जैसे थे वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो फेजेस में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इस तरह से आप सिग्मा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर पाई कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर पाई कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको जैसे बॉन्डिंग में वीबीटी पढ़ते वक्त आपने पढ़ा कि साइडवेज ओवरलैप करना है, वैसे यहां पे साइडवेज कॉम्बिनेशन करना है। यहां भी वही दो ऑप्शंस होंगे। आपने मान लीजिए इस तरह से दो ऑर्बिटल्स ले लिए, यहां पे आप फेज ऐसे बना दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां पे आपको दिख रहा है कि प्लस से प्लस मिलेगा, माइनस से माइनस मिलेगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेम फेज कॉम्बिनेशन। सेम फेज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए यहां पे हो जाएगा सेम फेज कॉम्बिनेशन, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनाना है वही बात है, फिर से जो सेम फेज वाले हैं उनको मर्ज कर दीजिए। तो ये एक्सिस पे आपके दोनों न्यूक्लियस रह गए, वो पॉजिटिव वाला ऊपर पूरा ऐसे मर्ज हो गया, नेगेटिव वाला ऐसे पूरा नीचे मर्ज हो गया। इस तरह से पाई कॉम्बिनेशन में सेम फेज करवा सकते हैं। सिमिलरली आप पाई कॉम्बिनेशन में ऑपोजिट फेज भी करवा सकते हैं। यहां पे आप ऑपोजिट फेज कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करवा सकते हैं, और इससे क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कैसे करेंगे? तो ऑपोजिट फेज में मिलाना नहीं है और डेंसिटी को बीच में नहीं बढ़ाना, साइड में बढ़ाना है। तो आप क्या कीजिएगा? डेंसिटी को साइड में बढ़ाने के लिए इनको सबको बाहर की तरफ बेंड कर दीजिएगा। ये बाहर बेंड हो गया ताकि डेंसिटी बाहर बढ़ जाए। बाकी लोब के जो फेजेस हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक और बात है, इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी पूछ लेता है। अब इसमें मेंस ने थोड़े अजीब से सवाल भी पूछे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नोडल प्लेन की मैं बात करूं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन का मतलब होता है ऐसा प्लेन जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, और वो कहां से पास करे? या तो दोनों न्यूक्लियस से पास करे या दोनों न्यूक्लियस के बीच से पास करे। और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कितना नोडल प्लेन आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो आपको एक लगेगा, और आंसर इसका एक ही होना चाहिए, ये वाला जो मैंने ब्लू लाइन से बताया है। लेकिन कभी कभी इसमें एक अजीब सा सवाल भी फ्रेम कर देते हैं, ऐसा कह देते हैं टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन बताइए। अजीब सा सवाल है, लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन जैसा कुछ पूछ लेते हैं तो बहुत बार मैंने देखा ये वाले नोडल प्लेन्स भी काउंट कर लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, उसके लैंग्वेज से शायद वो इस बात को क्लियर करेगा। वैसे नोडल प्लेन बोले तो इसका वन ही आना चाहिए, बट
कई बार मैंने देखा है टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन लिख देते हैं और इनको भी गिन लेते हैं ये फ्लोरेसेंट वाले को, जबकि वो एक एक न्यूक्लियस से ही पास हो रहा है, उनको गिनना नहीं चाहिए था। यहाँ पे वैसे तो आप देखिएगा तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इसमें 0 आना चाहिए, लेकिन बहुत बार आप देखिएगा लिख देते हैं ऐसा कुछ टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन और 2 बता देते हैं, यहां से एक ले जाते हैं और एक यहां से ले जाते हैं। है तो ये नोडल प्लेन, लेकिन क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस से पास नहीं हो रहा, या दोनों न्यूक्लियस को कंटेन नहीं कर रहा, या दोनों न्यूक्लियस के बीच से पास नहीं हो रहा, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ नोडल प्लेन इवन आ गया तो इसको जेरेड कहेंगे ऑर्बिटल को, और अगर नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑड आ गया तो ऐसे ऑर्बिटल को अनजेरेड कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भी काम का है। अब कॉम्बिनेशन के अलावा सवाल किस तरह के आते हैं, बस अब इसी से मतलब है, तो एक यही क्वेश्चन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा सवाल इसमें किस टाइप का आता है। जैसे आपसे बोल दिया कि O2 प्लस O2 माइनस O2 2 प्लस O2 2 माइनस, तो इसमें सवाल क्या क्या आ सकता है। पहले तो आपसे पूछ सकता है कि भाई सबका बॉन्ड ऑर्डर बता दो, फिर आपसे पूछ सकता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फिर आपसे पूछ सकता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फिर आपसे पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, फिर आपसे पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी पूछ सकता है, बट वो एडवांस में आने का चांस है, मेंस में आने का चांस नहीं है, बिकॉज बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो काम का नहीं है। तो आप पहले इस 5 पे ही फोकस कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे सिंपल चीज है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए मैं यहां पे ड्रॉ कर देगा इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, थोड़ा ये बड़ा बन गया, और फिर ऐसे, इस तरह से। देखिए बहुत सिंपल है, इस एक्सिस पे बॉन्ड ऑर्डर रखिए, इस एक्सिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए। ये लाइन बॉन्ड ऑर्डर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन बॉन्ड ऑर्डर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइन बॉन्ड ऑर्डर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 0 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0, इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 4 है तो 0, 6 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 8 है तो 0। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 16 है बॉन्ड ऑर्डर 1 सॉरी 2, 18 है 1, 20 है 0। और जो 13 आएगा तो 12 और 14 के बीच में देख लीजिए 2.5 आ रहा है, 14 16 के बीच में 15 आ गया तो वो भी 2.5 आ रहा है, 16 18 के बीच में 17 आ गया तो वो 1.5 आ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे सिंपल होता है। इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 16, 15, 17, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 18। एक बार इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो बॉन्ड ऑर्डर आप सबका निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से आप लिख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 16 के लिए, 16 के लिए 2, 15 के लिए 15, 14 16 के बीच में है 2.5, 17 16 18 के बीच में है 1.5, 14 के लिए 3 और 18 के लिए 1। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सबसे आसान होता है और सबसे कॉमन सवाल आप देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर ही। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया,
अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड ही होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ वैसे वैसे बढ़ता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आ गया। सबसे ज्यादा किसका, O2 2+, उसके बाद O2+, उसके बाद O2, उसके बाद O2-, उसके बाद O2 2-। और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा, O2 2+, O2+, O2, O2-, O2 2-। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो चीजों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए। इफ बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी इक्वल, तो क्या करेंगे? तो क्या बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल बता देंगे? नहीं। तब क्या चेक करेंगे? तब चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चेक number of electrons in anti-bonding molecular orbital. More the number of electron in ABMO, lesser will be the bond strength. More bond length. कब लगाएंगे ये? जब बॉन्ड ऑर्डर किसी का इक्वल आ जाए। तो वैसे चेक नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं है, यही लगाने लग गए। पहले पहले बॉन्ड ऑर्डर लगाना है। तो हम लोग देख रहे थे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। क्या बताया मैंने? अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें, बट उससे आसान एक तरीका है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जैसे 15 17 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन क्या इवन इलेक्ट्रॉन वाले हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं? नहीं। ध्यान रखना, अगर इवन इलेक्ट्रॉन में 10 और 16 आ गया तो ये भी पैरा ही होता है। लेकिन इसके अलावा इवन में कुछ भी आ गया तो क्या होगा, डाया होगा। जैसे 16 आ गया तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। 14 आ गया तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। 18 आ गया तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ध्यान रखेंगे, 14 10 और 16 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक इवन में। और ऑड आ जाए तब तो पैरा ही होगा। और 10 और 16 आ जाए इवन में होते हुए भी क्या होगा, पैरा होगा। अपने को ऐसे पता भी है O2 पैरामैग्नेटिक होता है ना। फिर आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसके लिए अब आपको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आपको पता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटन, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अब आपको पता लगाना ही पड़ेगा कि किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान ये रखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन काउंट देख के नहीं करना है। कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन काउंट देख के नहीं करना है। कॉन्फ़िगरेशन करना है कौन से कैटेगरी को वो बिलोंग करता है उसके बेसिस पे। जैसे इसमें सब में आप O2 वाला ही ऑर्डर सोचेंगे, तो जब आप O2 वाला ऑर्डर सोचेंगे तो पहले तो डायामैग्नेटिक वाले जो आ गए उसमें काम खत्म ही हो गया। डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0। वो तो पहले ही भूल जाओ। अब जो बचे पैरा वाले, तो आप सिर्फ उस पर फोकस कर सकते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन में डेफिनेटली एक ही अनपेयर्ड होगा। 17 में डेफिनेटली एक अनपेयर्ड होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिएगा तो समझ आ जाएगा। 16 का लिखिएगा तो 2 अनपेयर्ड आएगा, उसको n में प्लग कर देंगे, आ जाएगा। तो इस तरह के ही सवाल यहाँ पे मोस्टली बनाए जाते हैं। कौन तारा है, डाया है, उस टाइप के। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो उसमें यह भी नोटिस कीजिएगा कि कितने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए। मतलब जैसे आपने सिग्मा 1s फिल किया, फिर सिग्मा स्टार 1s फिल कर दिया, तो वो कैंसिल हो गया। मतलब उसकी वजह से कोई बॉन्ड अब नहीं बनेगा।
जो बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग को आपने फिल नहीं किया है, बॉन्ड वहां से बनेगा, तो बॉन्ड का काउंटिंग वहां से कीजिएगा। मान लीजिए कोई बॉन्डिंग आपने फिल किया, उसके एंटी बॉन्डिंग को फिल नहीं किया, तो बॉन्ड में सिर्फ वही वाला बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह से बॉन्ड के काउंटिंग का सवाल भी आता है। अगर कोई भी ऐसा स्पीशीज हो जो होमोन्यूक्लियर ना हो, तो मेंस में खास करके उसके सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का ही सवाल पूछेगा, और उसमें भी आपको उसको होमोन्यूक्लियर की तरह ट्रीट करना है। मान लीजिए आपसे पूछा NO प्लस, इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 14, तो आप N2 का जो ऑर्डर लगाते थे वही लगा दीजिए, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में आप देखिएगा थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड को भी डिस्कस किए हुए हैं। अपने को बेसिक आइडिया है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। और इस पूरे टॉपिक को जब आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ दो तीन चीजों पे ही फोकस किया है। पहला फोकस किया है बॉर्न हेबर साइकिल पे, कि आप किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो बॉर्न हेबर साइकिल होगा, क्या आप उसको लिख पाते हैं, क्या आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, तो इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो कोई एक दो कंपाउंड के लिए मैं आपको बॉर्न हेबर साइकिल लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बॉर्न हेबर साइकिल लिखना है MgF2 के लिए, तो आप कैसे लिखिएगा? तो बॉर्न हेबर साइकिल का मेन यूज जो है वो लैटिस एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है। तो आपको कैसे लिखना है वो आप ध्यान से देखिए। आप ऐसा सोचिए कि आप एक रिएक्शन लिख रहे हैं जिससे आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलेगा। इस कंपाउंड का अगर बॉर्न नेबर लिखना है, तो पहले आप ये सोचिए कि ऐसा एक रिएक्शन लिख रहे हैं जिससे कि मुझे इस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलेगा। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो ये कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो अपने रेफरेंस स्टेट में लेना होगा। तो क्या लीजिएगा? तो आप लीजिएगा मैग्नीशियम सॉलिड, और क्या लीजिएगा? फ्लोरीन गैस। और बैलेंस तो हो ही गया, तो इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर MgF2 सॉलिड। अब आपको सोचना है कि मैं कैसे इस कंपाउंड से इस इन एलिमेंट से इस कंपाउंड पे पहुंचू। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैग्नीशियम यहाँ Mg+2 में है, तो आयनाइज करना पड़ेगा, लेकिन आयनाइज करते हैं गैसियस एटम को, तो पहले गैस बनाना पड़ेगा। तो यहां आप दीजिएगा इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा? फिर आप इसको दो बार आयनाइज कीजिएगा, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इससे दो बार आयनाइज होकर ये क्या बनेगा? Mg2+ बनेगा। इसका काम हो गया। अब आपको पता है कि फ्लोरीन को F2 से F- में लेके जाना है, तो पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो पहले आप इसका कीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दीजिएगा तो फ्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा, आपको दो फ्लोरीन का क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। इसमें आप कीजिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो उसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, सब कुछ एक मोल के लिए डिफाइन होता है, बट यहां तो 2 मोल फ्लोरीन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंटू 2, ये बन जाएगा 2F-। अब आपके पास Mg+2 और 2F- आ गया, ये मिल के लैटिस बनाएगा और MgF2 बन जाएगा, और प्रोसेस में क्या लिबरेट होगा? लैटिस एंथैल्पी। और हेस लॉ से हम ये जानते हैं, हेस लॉ से हम ये जानते हैं कि इन सारे स्टेप्स के जो एंथैल्पी चेंजेस का सम होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा। तो आप लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is equal to enthalpy of sublimation for magnesium plus first ionization enthalpy plus second ionization enthalpy for magnesium plus bond dissociation enthalpy for fluorine plus 2 times electron gain enthalpy for fluorine plus lattice enthalpy for MgF2। जब आप ये सब कीजिएगा
तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल मिलेगा। क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी। ये एक्चुअली बॉर्न नेबर साइकिल से ही निकाला जाता था पहले के टाइम पे। अभी तो वी हैव सम इक्वेशंस जिससे निकाल सकते हैं, बट पहले के टाइम पे इसको सिर्फ बॉर्न नेबर से निकालते थे, तो बाकी वैल्यूज पता होती थी, ये आप निकाल लेते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए तो हो सकता है ये दे दे और आप बाकी निकालने में कोई कुछ और निकलवा ले आपसे, ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, लैटिस एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अगर आप किसी लैटिस को तोड़ते हैं तो वो लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है, और अगर कोई लैटिस बनता है तो लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे यूज करना है, वो थोड़ा अवेयरनेस रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लैटिस फॉर्म हो रहा है तो लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव में लेंगे। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? एक मोल आयनिक सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से एक मोल आयनिक सॉलिड के बनने में जो एनर्जी लिबरेट होगा, इन दोनों को ही लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। अगर आप देंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर वहां से लिबरेट होगा तो नेगेटिव होगा। अब दूसरा, अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो उसने थोड़ा सा लैटिस एंथैल्पी को भी डिस्कस किया है। अगर मैं यहां पे लैटिस एंथैल्पी की बात करूं तो लैटिस एंथैल्पी इज बेसिकली द potential energy liberated while the ionic compound was getting formed from its constituent ions। तो लैटिस एंथैल्पी का जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो भी बिल्कुल आपको पोटेंशियल एनर्जी जैसा दिखाई देगा, Q1 इंटू Q2 बाय R, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो लैटिस एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। आपसे सवाल भी पूछ सकता है कंपेयर करने का। लैटिस एंथैल्पी एक बार कंपेयर कीजिए आप खुद से, फिर मैं बताऊंगा तो आप आंसर चेक कीजिएगा। चलिए लैटिस एंथैल्पी कंपेयर कर लेते हैं। बस यही फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन सब पे आइडेंटिकल है, तो डेफिनेटली रेडियस का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा है एनायन का रेडियस भी कांस्टेंट है, तो रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा, लैटिस एंथैल्पी घटेगा। रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगा तो भी लैटिस एंथैल्पी घटेगा। अब अगर चार्ज और रेडियस दोनों में डिफरेंस दिख रहा है तो पहले आंसर को चार्ज पे बेस करेंगे। तो अगर यहां पे देखें चार्ज यहां पे -1, -2, -3 दिख रहा है, जैसे जैसे चार्ज ऑन एनायन बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगा। चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगा। यहां पे एनायन और कैटायन दोनों का चार्ज चेंज हो रहा है, +1 +2 +3, -1 -2 -3। चार्ज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी। सिमिलरली यहां पे भी आपको कैटायन का चार्ज दोनों में डिफरेंट दिखाई दे रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगा। ओके, इसके बाद जब आप एनसीईआरटी देखिएगा तो उन्होंने एक और फैक्टर को डिस्कस किया है, आयनिक बॉन्ड बेटर कैसे बनेगा, इन व्हाट कंडीशन द आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। तो आप यहीं से उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप हमेशा जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का मोटिव क्या है, ओवरऑल एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना, यही मोटिव होता है बॉन्ड को बनाने का। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो यहां पहले ही आप जज कर लीजिए कि कौन कौन से स्टेप में एनर्जी लग रहा है और कौन कौन से स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रहा है। सब्लिमेशन ये रिक्वायर्ड है, आयनाइजेशन ये भी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन ये भी रिक्वायर्ड है, गेन एंथैल्पी जनरली रिलीज होता है, नॉट ऑलवेज। जैसे यहां पे अगर नाइट्रोजन होता तो वहां भी रिक्वायर हो जाता, पर जनरली रिलीज होता है, और लैटिस एंथैल्पी भी रिलीज है। आपको करना क्या है, एनर्जी कम करना है सिस्टम का, तो रिक्वायर्ड ज्यादा होगा या रिलीज ज्यादा होगा, रिलीज ज्यादा होगा। अगर रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगा तभी सिस्टम का एनर्जी कम होगा, और उसके लिए आपको गेन एंथैल्पी को बढ़ाना होगा, लैटिस एंथैल्पी को बढ़ाना होगा।
बॉन्ड एसोसिएशन, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन को कम करना होगा। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं कि किस कंडीशन में बेटर बॉन्ड फॉर्म होगा, गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो, लेकिन आयनाइजेशन, सब्लिमेशन, बॉन्ड एसोसिएशन ये कम हो तो अच्छा बॉन्ड बनेगा। इसके बाद जब आप देखिएगा तो उन्होंने बहुत थोड़ा सा फजान्स रूल डिस्कस किया है, लाइक अ पैरा और सो, ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो थोड़ा हम भी देख लेते हैं पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। व्हाट इज पोलराइजेशन? तो आपको पता है नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड में भी 100% कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं होता है, कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। वैसे ही आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, और उसको हम वैल्यू वाइज तो डिस्कस करते ही नहीं है, लेकिन उसको हम लोग क्वालिटेटिवली डिस्कस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बोलता है? तो उसने तीन चीजों पे पोलराइजेशन को बेस किया है। पहले तो पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन का मतलब होता है कैटायन का जो क्लाउड है और एनायन का जो क्लाउड है वो टेक्निकली स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की वजह से वो क्लाउड का स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्टॉर्ट हो जाता है, और वो क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, और उस क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा आ जाती है न्यूक्लियस के बीच में। और इस पोलराइजेशन की वजह से आपके आयनिक बॉन्ड में क्या आता है? कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। अब अगर उसमें मैं बात करूं तो कैटायन का पोलराइजेशन कम होता है। कैटायन जनरली पोलराइज करता है, और पोलराइजेशन ज्यादा किसमें होता है? एनायन में होता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये तो पोलराइजेशन हो गया। फजान्स रूल उसी पोलराइजेशन को डिस्कस करता है, तीन फैक्टर पे बेस किया है। कैटायन के फैक्टर्स, एनायन के फैक्टर्स, जिसमें पहले सिर्फ चार्ज और साइज को डिस्कस किया गया है दोनों के लिए, और थर्ड जो डिस्कशन किया गया है वो किया गया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन के बेसिस पे, जिसको हम लोग टाइप ऑफ कैटायन भी कहते हैं। क्या किया गया है देख लीजिए ध्यान से। अगर कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ता है, वो ज्यादा पोलराइज करता है, और ऐसे में कोवैलेंट कैरेक्टर जो है आयनिक बॉन्ड में वो बढ़ेगा। अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बॉन्ड में कम हो जाता है। एनायन के केस में चार्ज बढ़े या साइज बढ़े, दोनों की वजह से एनायन का पोलराइजिबिलिटी बढ़ता है। पोलराइजिबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है? आसानी से पोलराइज होता है, और जितनी आसानी से वो पोलराइज होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, उतना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, उतना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, पहले तो ये दो फैक्टर्स दिए हैं, फिर ये टाइप ऑफ कैटायन वाला फैक्टर भी दिया है, लेकिन इसको आप एनसीईआरटी देखेंगे तो बहुत सिंपली डिस्कस किया है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। उन्होंने सीधा बोला है कि अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन में डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता है इसकी वजह से क्या होगा? पुअर शील्डिंग होगा, और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा? तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और वैसे कैटायंस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से उनके कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। उनके कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है, ये लिखा हुआ है। डी इलेक्ट्रॉन, एफ इलेक्ट्रॉन वाले कैटायंस जो होंगे उनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और उनके कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इतना ही डिस्कस किया, बहुत ज्यादा कोई फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं करी है। तो मेंस के लिए फोकस ऑन एनसीईआरटी, चीजें बहुत सिंप्लीफाइड वे में बहुत कम कम लिखा है, उतना ही मेंस के लिए अभी जरूरत है। ठीक है, बोलिए। सिंपल सवाल आएंगे इसके, है ना? मैंने सीधा पूछ लिया तुमसे कि NaCl AgCl
कोवैलेंट कैरेक्टर कंपेयर करो। फिर तुमसे पूछ लिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। और तुमसे पूछ लिया LiF, LiCl, LiBr, LiI। कंपेयर कोवैलेंट कैरेक्टर। देखिए, कंपेयर कोवैलेंट कैरेक्टर और इस तरह के सवाल देंगे तो बहुत सिंपल सवाल आएंगे, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। यहां पे देखिए Na+, इसके कॉन्फ़िगरेशन में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन कहते हैं इनको। लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन में डी आ जाएगा, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग होगा, जेफ बढ़ जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, और ऐसे कैटायन वाले कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसको देखिए, यहाँ पे एनायन सब में सेम है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, और आपको पता है कैटायन का साइज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर घटता है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी घटता है। इसमें देखिए कैटायन सेम है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि एनायन का साइज बढ़ने से उसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ती है और वो आसानी से पोलराइज होता है, जिसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो बस इसी टाइप के सवाल आएंगे। फजान्स रूल का मैप ऐसे तो कोई एप्लीकेशन बॉन्डिंग चैप्टर में दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी अगर एक एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करना चाहें यहां पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। दैट इज द ओनली एप्लीकेशन विच इज पॉसिबल कि आ जाए। वैसे एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में नहीं दिया। देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। थर्मल स्टेबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक, अगर आपका एनायन मोनो एटॉमिक हो, दूसरा आपका एनायन पॉली एटॉमिक हो। अगर आपका एनायन मोनो एटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी फिर कोई नया चीज नहीं है, वो लैटिस एंथैल्पी पे ही डिपेंड करता है। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है उस कंपाउंड को डिकम्पोज करने में मुझे कितना हीट देना पड़ेगा, उस कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए मुझे कितना हीट देना पड़ेगा, यही क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर वही पॉली एटॉमिक एनायन की बात करें तो यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल पूछा, थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए Na2CO3, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3। ये आपसे सवाल पूछा कि इनके थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए, तो आपने पहले चेक किया क्या पॉली एटॉमिक एनायन है, आपने बोला यस पॉली एटॉमिक एनायन है। फिर आपने बोला कैटायन कैसा है, तो आपने बोला कि कैटायन कैटायन कैसा है चेक करने का जरूरत नहीं है, कैटायन का पोलराइजिंग पावर कैसा है, तो आपने बोला कि चार्ज तो सब पे सेम ही है, टाइप भी सबका सेम है, तो अंतर क्या है, साइज में। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा। डाउन द ग्रुप जाओगे कैटायन का साइज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा। तो अगर पोलराइजिंग पावर घटेगा तो क्या होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इस तरह का थर्मल स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। जैसे आपको बोल दिया BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, सेम क्वेश्चन। डाउन द ग्रुप जाओगे, पॉली एटॉमिक एनायन है इसलिए कर रहे हैं, साइज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इस टाइप का ही सवाल फजान्स रूल पे आ सकता है थर्मल स्टेबिलिटी का।
अगला देख लीजिए, अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया है, दो ही टॉपिक और है जो एनसीईआरटी में दिया है। एक दिया है डाइपोल मोमेंट और एक दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल मोमेंट पहले देख लीजिए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी है किसी बॉन्ड का या किसी मॉलिक्यूल का। पोलैरिटी का मतलब हम लोग ऑलरेडी समझते हैं, जैसे अपने को दे दिया कि भाई हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ गया और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। हम ऐसा कह देते हैं कि इस बॉन्ड में क्या आ गया? पोलैरिटी आ गया। बॉन्ड में क्या आ गया? पोलैरिटी आ गया। इस पोलैरिटी का मेजरमेंट ही क्या है? डाइपोल मोमेंट है। जैसे मान लीजिए कि HCl का बॉन्ड ले लिया, तो क्या यहां भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा? यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, यहां भी बॉन्ड में पोलैरिटी है। तो दोनों बॉन्ड में जब पोलैरिटी है तो ज्यादा पोलर कौन है? इसको निकालने का तरीका क्या है? डाइपोल मोमेंट है। निकालते कैसे हैं डाइपोल मोमेंट को? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कौन सा? ये जो चार्ज आ रहा है, डिस्टेंस कौन सा? बॉन्ड लेंथ। इस तरह से निकालते हैं। यूनिट क्या होता है इसका? इसका यूनिट होता है डी बाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डी बाई होता है अप्रोक्सीमेटली 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर, या 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ये भी याद रखेंगे। और दूसरी बात याद रखेंगे, यहां फिजिक्स के कन्वेंशन के उल्टा काम चलता है। यहां डाइपोल जो है, डाइपोल एक वेक्टर होता है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है जिसमें बेसिकली एरो जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। जबकि फिजिक्स में कन्वेंशन उल्टा है। एनसीईआरटी ने इस बात को हाईलाइट भी किया है कि फिजिक्स में कन्वेंशन उल्टा है। एरो उसमें इधर होता है, जबकि यहां एरो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस तरह का एरो बनाया जाता है जो कि फिजिक्स के कन्वेंशन के उल्टा है। डाइपोल वेक्टर होता है, इस बात का याद रखेंगे। डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बॉन्ड के लिए तो आप निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए आपको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी पता है इसका। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है, उसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो लेकिन बॉन्ड पोलर हो। पोलर बॉन्ड्स का भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ सकता है। ये पॉसिबल है कि बॉन्ड पोलर हो लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, जैसे कि CO2 बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जबकि अगर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आ गया तो इसी को क्या बुलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बुलाते हैं। पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट के यूज का बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द आयनिक कैरेक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं आयनिक कैरेक्टर को? तो बहुत सिंपल है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाय theoretical डाइपोल मोमेंट इनटू 100। ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, जबकि थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट जो है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। और थ्योरेटिकल फाइंड आउट करते वक्त हम लोग बॉन्ड को क्या मान लेते हैं? 100% आयनिक मान के सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो चार्ज है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आपको लेना है यहां पे, और डी में बॉन्ड लेंथ लेना है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100। इस पे भी सवाल आ सकता है। डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन पे सवाल बहुत सारा आता है। एनसीईआरटी में जो पॉपुलर क्वेश्चन दिया हुआ है NH3 NF3, अब इसमें क्या है कि ये तो बहुत बार पूछ चुका है, बट पता नहीं कहीं एक बार और पूछ ले। डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होता है? NH3 का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारा डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो सेम है। यहां भी N की तरफ, यहां भी N की तरफ, यहां भी N की तरफ, लोन पेयर भी ऊपर की तरफ ही है। जबकि NF3 में क्या है? NF3 में क्या है?
यहाँ F की तरफ, यहाँ F की तरफ, यहाँ भी F की तरफ, लेकिन लोन पेयर का लोन पेयर की तरफ, इसीलिए यहाँ सारा सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CH3F CH3Cl, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। चार्ज ज्यादा F वाले में है, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा इस वाले में है, तो यहां बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर जीतता है। लेकिन अगर यहीं पे HF और HCl की बात करें तो डाइपोल मोमेंट HF का ज्यादा होता है, यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर जीतता है, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट सवाल, CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4, इस वाले में याद रखिएगा, जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट घटता है। वैसे आप ओवरऑल जानते हैं ये बात, हम लोगों का जो वो स्लाइड था जिसमें हमने डिस्कस किया था, एक सेकेंड छोड़ो, दोबारा लिख देता है। चलो, तो कौन कौन सा ज्योमेट्री पोलर होता है, कौन कौन सा ज्योमेट्री नॉन पोलर होता है, ये भी आप फटाफट खुद ही लिस्ट कर सकते हैं। अगले स्लाइड में लिखता हूं, जैसे 2+0, अगर दोनों सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है तो डेफिनेटली नॉन पोलर होगा। 3+0, अगर तीनों सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है तो ये भी नॉन पोलर होगा। 2+1 ये पोलर होगा, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड ऐसे बेंड होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो ऑब्वियसली कैंसिल वेक्टर नहीं हो पाएगा, तो ये पोलर होगा। 4+0, सारे अगर आइडेंटिकल सराउंडिंग एटम्स है तो नॉन पोलर होगा। 3+1 पोलर होगा। 2+2 पोलर होगा। 5+0, इसमें पहला वाला सिग्मा बॉन्ड का नंबर है, दूसरा वाला लोन पेयर का नंबर है। 5+0 ये नॉन पोलर होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए PCl5, आपने बनाया PCl5, तो क्या है, ये वेक्टर ने ये वेक्टर को कैंसिल किया और इन दोनों वेक्टर के सामने इस वेक्टर को कैंसिल किया, सब मिला के 0, नॉन पोलर। 4+1 डेफिनेटली पोलर। 3+2 पोलर, बट 2+3 नॉन पोलर होता है। XeF2 लीनियर, XeF2 लीनियर, ये जीनॉन के लोन पेयर्स का जो डाइपोल है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो फ्लोरीन का डाइपोल है वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। 6+0 नॉन पोलर, 5+1 पोलर, 4+2 नॉन पोलर, 7+0 नॉन पोलर, 6+1 डिबेटेबल। डिबेटेबल मतलब डिबेटेबल नहीं बोल सकते, एक्चुअली गैसियस स्टेट में जब XeF6 को देखा जाता है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 ही मिलता है। कहने में ये डिस्टॉर्टेड है, बट ये प्रॉपर्टी ऑक्टाहेड्रल के जैसा दिखा देता है। तो XeF6 गैसियस, इसका डाइपोल मोमेंट 0 ही आता है, एक्सपेरिमेंटली ऑलमोस्ट 0 आता है, तो याद रख सकते हैं 5+2 नॉन। तो डाइपोल मोमेंट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। और एक टॉपिक जो रह गया है वो भी कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए भाई, चलिए, तो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स में क्या है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली बॉन्डिंग चैप्टर में गिवन नहीं है, गैसियस स्टेट चैप्टर में गिवन है, बट गैसियस स्टेट चैप्टर मेंस का पार्ट नहीं है, तो पता नहीं कितना प्रोबेबिलिटी है आने का, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं ताकि हम लोग फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जाके फिर क्लोज कर सकें। तो वैंडरवाल फोर्स की अगर मैं बात करूं, वैंडरवाल फोर्स, तो इसको पढ़ने से पहले एक्चुअली डाइपोल को ही पढ़ना पड़ता है। डाइपोल जो अभी हमने पढ़ा ना, वो एक्चुअली सिर्फ एक टाइप का डाइपोल है, वैसे 3 टाइप के डाइपोल्स होते हैं। डाइपोल 3 टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट डाइपोल, जो आपने अभी पढ़ा वो परमानेंट डाइपोल था। HCl में डाइपोल है, परमानेंटली है, बाहर में कौन है उसके इन सब चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल।
इंस्टेंटेनियस डाइपोल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच इनके बैठे नहीं होते हैं, मूव करते रहते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी इंस्टेंट पे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक हाइड्रोजन के पास में चले जाएं। उस मोमेंट पे उस हाइड्रोजन पे नेगेटिव और दूसरे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। लेकिन ये बहुत ही मोमेंटरी होता है। ये एक मतलब कितना भी छोटा टाइम अज्यूम कर लीजिए, उतने छोटे टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करता है। ये वापस से बीच में आएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे हाइड्रोजन की तरफ चला जाए और उस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाए। तो ऐसे होते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन की वजह से कभी कभी इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक तरफ चला जाता है और क्या बनता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है। नाउ व्हाट इज इंड्यूस्ड डाइपोल? अब इसमें दूसरा चक्कर ये है कि यार ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? तो इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है एक पास में आपके कोई पोलर स्पीशीज था, उसने डाइपोल किसी नॉन पोलर स्पीशीज पे इंड्यूस कर दिया। जैसे मान लीजिए HCl है, ये पोलर है, इसमें चार्जेस हैं, और Cl2 है, ये नॉन पोलर है, इसमें नहीं है। लेकिन क्या है कि क्योंकि ये नेगेटिव वाला पार्ट पास में है, तो क्या वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा? यस। और रिपेल करके उनको भेजेगा दूर अपने आप से। और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, इस वाले क्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल तीन टाइप का होता है। परमानेंट, जो अभी हम पढ़ रहे थे, इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड। और इसी बेसिस पे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है, जो हम लोगों ने लिस्ट किया है, पहले। वो इंटरैक्शंस जो है वो इन्हीं डाइपोल्स के बेसिस पे होते हैं। एनर्जी डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगर आयन और आयन के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो एनर्जी डिस्टेंस रिलेशनशिप 1/r होता है। आयन डाइपोल में हो रहा है तो इट इज 1/r²। डाइपोल डाइपोल में हो रहा है तो इट इज 1/r³। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो इट इज 1/r⁴। और अगर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में इंटरैक्शन हो रहा है तो इट इज 1/r⁶। और लंदन डिस्पर्सन फोर्स, मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो यहां पे भी एनर्जी डिस्टेंस रिलेशनशिप 1/r⁶ ही होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे, ये जो यहां पे लिखा है, इस बार एडवांस में इसका अच्छा सवाल आया था, बट वो सवाल गैशियस स्टेट के एनसीईआरटी से लिया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। बट आप चाहें तो इस बार का एडवांस का सवाल इस टॉपिक पे देख सकते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होता है और स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है। इस बार एडवांस में, इस साल 25 के एडवांस में यस आया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। बट अगेन एनसीईआरटी में गैशियस पे दिया हुआ है, नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ जेईई मेंस सिलेबस। जैसे आपसे ये अगर बहुत ही कुछ पूछना भी हुआ तो मैक्सिमम ये पूछ सकता है, टाइप ऑफ इंटरैक्शन। HCl में किस टाइप का इंटरैक्शन है? तो यहां एक डाइपोल है, यहां भी एक डाइपोल है। इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलेंगे। एक मीथेन और दूसरे मीथेन में किस टाइप का इंटरैक्शन है? तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। इंड्यूस भी करने के लिए पहले कोई पोलर तो हो, तो यहां पे नॉन पोलर में तो सिर्फ एक ही टाइप का इंटरैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसको कहते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और ये बेसिकली क्या होता है, पहले किसी एक में पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा और फिर वो दूसरे में इंड्यूस करेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इस तरह से चलता है काम। ठीक है, इस तरह से दिए हुए हैं कुछ और। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मेन टाइप ऑफ, हम लोग जो ये वीक फोर्सेस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो मेन टाइप है वो कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। यही एक्चुअली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनमें सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है? बहुत सिंपल काम है। आपको बहुत सिंपल काम करना है। आपको ये देखना है कि आपके पास एक साइड में FNO CCl3 CF3 साइनाइड वगैरह, कोई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वगैरह होने चाहिए। इस पे हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए। ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच के खुद पे पार्शियल नेगेटिव इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरे साइड में एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो इन्हीं से वापस बॉन्डेड हो। आइडेंटिकल हो दोनों में, ये जरूरी नहीं है, बट इसी लिस्ट में से आपको वापस से उठाना है यहां पे। और इस हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस फ्लोरीन, इस नाइट्रोजन, इस ऑक्सीजन, इस CCl3 CF3 साइनाइड, इसके साथ इस हाइड्रोजन का जो इंटरैक्शन होगा, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बीच का है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये जो इनके बीच में होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म। एनसीईआरटी में बॉन्डिंग में नहीं दे रखा है, सॉल्यूशन में दे रखा है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है एक साइड में, और ये हाइड्रोजन जो है वो किससे बॉन्डेड है? CCl3 से बॉन्डेड है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पे मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कहां पे प्योर फॉर्म में होता है और कहां पे पानी के साथ होता है। जैसे इसमें से मैं आपको कुछ करवा दे रहा हूं, ठीक है, तो इसमें से मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, आप बताइएगा, ट्राई कीजिएगा। जैसे 3 डिग्री अमीन अगर मैं दे दूं तो क्या वो प्योर फॉर्म में एच बॉन्डिंग कर पाएगा? प्योर फॉर्म में मतलब अपने ही जैसे किसी मॉलिक्यूल के साथ। और क्या वो पानी के साथ एच बॉन्डिंग कर पाएगा? क्या क्या लगता है, बताओ। देखिए भाई, NMe3 में ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो एच बॉन्डिंग कर पाए। तो अगर मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल आसपास रख भी दूं तो वो एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं इनके बीच में जहां पे एच बॉन्डिंग हो सके, तो प्योर फॉर्म में नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या ये पानी के साथ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पानी के साथ कर सकता है, क्योंकि पानी के पास वैसा हाइड्रोजन है जो एच बॉन्डिंग कर सकता है। और इसके पास लोन पेयर है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोन पेयर से ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोन पेयर से ही होता है। तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास हाइड्रोजन है जो कर सकता है एच बॉन्डिंग। तो इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा चीज एनसीईआरटी में दिया है दैट इज टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें कवर किया है कि 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें एक एक एग्जांपल ही कवर किया है। इंटरमॉलिक्यूलर में दिया है पैरा नाइट्रोफिनॉल। जैसे आपने एक पैरा नाइट्रोफिनॉल इधर बना दिया और आपने दूसरा पैरा